सोचो तुम अपने फोन पर YouTube खोलते हो और बिना सर्च किए ही तुम्हारे सामने वही वीडियो आ जाता है जो तुम देखना चाहते हो। या तुम गूगल पर सिर्फ एक लेटर टाइप करते हो और वो तुम्हारे दिमाग से पहले समझ लेता है कि तुम क्या लिखने वाले हो। ये सब देखकर लगता है जैसे कोई मैजिक हो रहा है, लेकिन असल में ये मैजिक नहीं है, ये एल्गोरिदम्स का कमाल है। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर एआई सिस्टम, सब एक इनविजिबल सिस्टम पे चल रहे हैं जिसे हम एल्गोरिदम्स कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एल्गोरिदम्स को सिर्फ एक सब्जेक्ट समझ के पढ़ते हैं, डेफिनेशंस रट लेते हैं, एग्जाम में लिख देते हैं और भूल जाते हैं। जबकि रियल दुनिया में एल्गोरिदम्स सिर्फ याद करने की चीज़ नहीं है, ये सोचने का तरीका है। एक टॉप कोडर और एक एवरेज कोडर के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वो सिंटैक्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं होता, बल्कि सोच का होता है। कौन प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करता है। पार्ट 1, एल्गोरिदम क्या होता है। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लेकिन इसको सिर्फ डेफिनेशन तक समझना गलत है, इसको फील करना जरूरी है। सोचो रात के 2 बजे हैं और तुम्हें भूख लगी है। तुम किचन में जाते हो और डिसाइड करते हो कि मैगी बनाएंगे। तुम क्या करते हो? पहले पानी उबालते हो, फिर मैगी डालते हो, फिर मसाला डालते हो और फिर 2 मिनट वेट करते हो। ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, यही एक एल्गोरिदम है। अब अगर तुम इसी प्रोसेस का ऑर्डर चेंज कर दो, जैसे पहले मसाला डाल दिया, फिर पानी, फिर मैगी, तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ आती है कि एल्गोरिदम सिर्फ स्टेप्स का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि करेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड स्टेप्स का सिस्टम होता है। इसीलिए एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, लेकिन हर एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस अलग होता है। पार्ट 2, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। अब मान लो तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें तुम्हें एक लिस्ट में से कोई नंबर फाइंड करना है। तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि तुम लिस्ट के हर एलिमेंट को एक एक करके चेक करो, स्टार्ट से एंड तक। दूसरा तरीका है कि तुम डायरेक्टली मिडिल एलिमेंट से स्टार्ट करो और हर स्टेप में डेटा का आधा पार्ट एलिमिनेट करते जाओ। दोनों तरीके सही आंसर देंगे, लेकिन दोनों का स्पीड अलग होगा। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इसका मतलब होता है कि हम ये चेक करें कि कौन सा एल्गोरिदम ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा कम टाइम लेता है, कौन सा ज्यादा रिसोर्सेज यूज करता है। कोडिंग में जीत उसकी नहीं होती जो सिर्फ कोड लिख लेता है, बल्कि उसकी होती है जो बेस्ट सोल्यूशन चूज करता है। पार्ट 3, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस। अब यहां पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि किसी एल्गोरिदम को रन होने में कितना टाइम लग रहा है और वो कितनी मेमोरी यूज कर रहा है। इसमें 2 चीजें होती हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि एल्गोरिदम को कितना टाइम लग रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि कितनी मेमोरी यूज हो रही है। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो तुम 10 बुक्स को अरेंज कर रहे हो, ये काम तुम इजीली कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें 10,000 बुक्स अरेंज करनी पड़ जाएं तो वही प्रोसेस सडनली स्लो हो जाएगा। यहां एल्गोरिदम सेम है, लेकिन इनपुट बढ़ने की वजह से परफॉर्मेंस चेंज हो गया। इसी वजह से स्मार्ट कोडर हमेशा ये नहीं सोचता कि कोड चल रहा है या नहीं, बल्कि वो ये सोचता है कि कोड कितना फास्ट चल रहा है और फ्यूचर में कितना स्केल करेगा। इसी बात को और डीपली समझने के लिए हम आते हैं ग्रोथ ऑफ फंक्शंस पर। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता है, एल्गोरिदम का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। कुछ एल्गोरिदम्स लीनियर ग्रोथ फॉलो करते हैं जहां इनपुट डबल होने पर टाइम भी डबल हो जाता है, जिसे हम O ऑफ n कहते हैं। लेकिन कुछ एल्गोरिदम्स क्वाड्रेटिक ग्रोथ फॉलो करते हैं जहां इनपुट डबल होने पर टाइम 4 गुना हो जाता है, जिसे हम O ऑफ n स्क्वायर कहते हैं। इसको रियल लाइफ में समझना हो तो सोचो एक टीचर है जो हर स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहा है। ये लीनियर प्रोसेस है, लेकिन अगर उसे हर स्टूडेंट को हर स्टूडेंट से कंपेयर करना पड़े तो कंपैरिजंस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे ग्रोथ कॉम्प्लेक्स होती है, सिस्टम स्लो होता जाता है। टॉप कोडर्स इसी चीज को पहले ही समझ लेते हैं और ऐसे एल्गोरिदम्स चूज करते हैं जो फ्यूचर में भी फास्ट रहें। अब सवाल आता है कि हम कैसे मेजर करें कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला थ्योरेटिकल अप्रोच, जिसमें हम मैथ्स और बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं, और दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसमें हम कोड को रन करके एक्चुअल टाइम मेजर करते हैं। रियल दुनिया में दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इंटरव्यूज में ज्यादा फोकस थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पर होता है। अगर तुम सिर्फ इतना बोलते हो कि मेरा कोड चल रहा है, तो वो इनफ नहीं है। तुम्हें यह भी बताना पड़ता है कि तुम्हारा कोड एफिशिएंट क्यों है और क्या उससे बेटर कोई अप्रोच हो सकता है। ट्रांजिशन, नेक्स्ट लेवल एंट्री।
अब तक तुमने समझा कि एल्गोरिथम क्या होता है, उसका एनालिसिस कैसे होता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और ग्रोथ ऑफ फंक्शंस का क्या रोल है। ये सब बेसिक्स लग सकते हैं, लेकिन यही वो फाउंडेशन है जहां से एक नॉर्मल कोडर और एक एक्सपर्ट कोडर के बीच का गैप स्टार्ट होता है। और अब हम एंटर करने वाले हैं उस जोन में जहां से रियल गेम स्टार्ट होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सॉर्टिंग सिंपल लगता है, बस डेटा को अरेंज करना है, लेकिन रियलिटी में यही वो जगह है जहां एल्गोरिथम्स की असली पावर दिखती है। यहीं से डिसाइड होता है कि तुम्हारा सिस्टम फास्ट चलेगा या स्लो, स्केलेबल होगा या क्रैश। अगली वीडियो या इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डीप डाइव करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में, समझेंगे कि क्विक सॉर्ट इतना फास्ट क्यों होता है, मर्ज सॉर्ट स्टेबल क्यों होता है और कौन सा एल्गोरिथम रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में यूज होता है। तब तक एक बात याद रखना, कोडिंग सिर्फ सिंटैक्स या लैंग्वेज नहीं है, कोडिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है, और जो इस प्रोसेस को समझ गया वही असली कोडर है।